प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर अलका रस्तोगी, सह आचार्य समाजशास्त्र, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। प्रतिवर्ष कला समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्री चिंतन के मूल आधार की चौथी यूनिट का आज हम प्रकार्यवादी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम मर्टन के प्रकार्यवाद की चर्चा करेंगे। रॉबर्ट किंग मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रकार्यवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। वाइन के अनुसार इस पुस्तक ने मर्टन को प्रकार्यात्मक समाजशास्त्रीय संप्रदाय का नेता बना दिया। अभिप्राय यह है कि यह पुस्तक इतनी ख्यात हुई कि इसने मर्टन को समाजशास्त्रीय संप्रदाय का नेता बना दिया। मर्टन ने असल में प्रकार्यवादी विश्लेषण की अवधारणा को प्रमुख मानवशास्त्री मेलिनोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन से ग्रहण किया है। इनके पश्चात समाजशास्त्र में मर्टन ने प्रकार्यवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। देखिए, मर्टन के प्रकार्यवाद पर विचार किस प्रकार के हैं। मर्टन कहते हैं कि प्रकार्यवाद या प्रकार्यात्मक पद्धति शाब्दिक भ्रम में फंसी रही है। जैसे एक शब्द कई प्रकार के अर्थों में प्रयोग किया जाता रहा है या एक ही अर्थ के लिए कई शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। मर्टन ने प्रकार्य शब्द के 5 भिन्न अर्थों का उल्लेख किया है। इन्हें हम इस प्रकार देखेंगे। पहला अर्थ है उत्सव के रूप में या सभा के रूप में। किसी भी प्रकार की सभा या उत्सव को प्रकार्यात्मक विश्लेषण के संबंध में काम में लिया जाता रहा। दूसरा अर्थ है व्यवसाय के अर्थ के रूप में। जैसे हम कहते हैं कि आप क्या व्यवसाय कर रहे हैं, आपका क्या फंक्शन है। तीसरा अर्थ है स्थिति से संबंधित क्रियाओं के रूप में। इस अर्थ में किसी पद पर आसीन व्यक्ति के प्रकार्यों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अमूर्त वस्तुएं जैसे नियम, प्रथाएं, विश्वास भी प्रकार्य करते हैं। इस कारण से मर्टन इस अर्थ के पक्ष में नहीं रहे। चौथा अर्थ है गणित में। गणित में लेबनीज ने प्रकार्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था और बाद में इसे अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों ने प्रयोग में लिया। पांचवा अर्थ है बायोलॉजी में प्राणी शास्त्री या सामाजिक कार्यकलापों के रूप में प्रकार्य। आप जानते हैं, प्राणी शास्त्र में शरीर के संचालन में उसके अंगों द्वारा दिए जाने वाले योगदान को प्रकार्य कहा जाता है। जैसे गुर्दे का क्या प्रकार्य है, हृदय का क्या प्रकार्य है। समाजशास्त्री भी प्रकार्य को इसी अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कई अंगों, कई तत्वों से होता है। प्रत्येक अंग या तत्व संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या पोषण के लिए जो योगदान देता है वही प्रकार्य कहलाता है। मर्टन ने प्रकार्य के अभी बताए हुए 5 अर्थों में से ये 5वां अर्थ, जो प्राणी शास्त्रीय बायोलॉजी वाला अर्थ था, उस अर्थ को अपने सिद्धांत के आधार के रूप में स्वीकार किया। मर्टन ने प्रकार्य के 2 आधारभूत अर्थ स्वीकार किए हैं। एक सावयवी व्यवस्था के रूप में प्रकार्य और दूसरा इस सावयवी व्यवस्था के अंतर्गत किसी लक्ष्य, किसी उद्देश्य आदि के परिणामों के रूप में प्रकार्य। मर्टन के अनुसार सामाजिक प्रकार्य का संबंध हमारे अवलोकनीय वस्तुनिष्ठ परिणामों से है। इसका आशय यह है कि हमारे द्वारा देखा जा सके, अवलोकनीय हो और वस्तुनिष्ठ हो। ऐसा परिणाम यदि है तो वो उसको मर्टन सामाजिक प्रकार्य समझते हैं। प्रकार्यवादी सिद्धांतों के पूर्व में 3 मान्यताएं थीं जो मर्टन से पूर्व प्रचलित थीं। वो है समस्त सामाजिक इकाइयां एक सामाजिक संरचना या व्यवस्था में कुछ सकारात्मक प्रकार्यों को करती हैं। ध्यान दीजिए, समस्त सामाजिक इकाइयां सामाजिक संरचना या व्यवस्था में सकारात्मक प्रकार्यों को करती हैं। यह पहली मान्यता थी। दूसरी मान्यता थी ये इकाइयां संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रकार्य करती हैं। और तीसरी मान्यता थी उनके इन प्रकार्यों के आधार पर ही सामाजिक संरचना और व्यवस्था का अस्तित्व संभव है। अब देखिए, मर्टन ने इन तीनों मान्यताओं को अस्वीकृत करते हुए यह मान्यता गलत बताई कि समस्त सामाजिक इकाइयां केवल प्रकार्य ही करती हैं और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देती हैं। मर्टन तो इस बात पर जोर देते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में कभी पूर्ण संतुलन पाया ही नहीं जाता है। कुछ इकाइयां ऐसी होती हैं जो किसी कारणवश अपना कार्य छोड़ देती हैं, अर्थात व्यवस्था के लिए अकार्य करने लगती हैं। उनके अकार्य से सामाजिक व्यवस्था विघटित होने लगती है। मर्टन का कहना है कि कुछ सामाजिक इकाइयों के कार्य यदि प्रकार्यात्मक होते हैं तो कुछ के अंशतः अकार्यात्मक
और कुछ के नकारात्मक भी हो सकते हैं और कुछ के तो पूर्णतः अकार्यात्मक भी होना संभव है। अकार्य की अवधारणा को प्रकार्यवादी विश्लेषण से जोड़कर बर्टन ने इस दृष्टिकोण की सबसे बड़ी कमी दूर कर दी कि संगठन का ही कार्य किया जाता है। यदि किसी सामाजिक इकाई के प्रकार्यों के साथ साथ अकार्यों पर भी ध्यान दिया जाए तो संतुलन के साथ साथ असंतुलन का भी अध्ययन किया जा सकता है। अभी देखिए, मर्टन ने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण की कमियों का उल्लेख कर दिया और अब कमी का उल्लेख करने के बाद उन्होंने अपनी कुछ मान्यताएं भी प्रस्तुत की। उनके खुद की जो मान्यताएं दी गई उनका हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली मान्यता थी प्रकार्यात्मक एकता या संगठन वास्तव में एक प्रयोग सिद्ध या प्रत्यक्ष मूलक संगठन है। अर्थात प्रकार्यात्मक एकता प्रयोग सिद्ध है, वो सामने दिखाई देनी चाहिए। दूसरी मान्यता है सामाजिक रीतियां और घटनाएं एक समूह के लिए प्रकारात्मक हो सकती हैं, जबकि किसी दूसरे समूह के लिए वही रीतियां वही घटनाएं अकार्यात्मक भी हो सकती हैं। तीसरी मान्यता है सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की अवधारणा में बदलाव जरूरी है, क्योंकि एक समाज या समूह के जो प्रकार्यात्मक परिणाम हैं वो जरूरी नहीं कि दूसरे समाजों पर भी लागू हो। चौथी है तत्व या इकाई अनिवार्य है। इस मान्यता का भी प्रकार्यात्मक रूप में संशोधन होना चाहिए, क्योंकि एक ही इकाई के एक से अधिक प्रकार्य भी हो सकते हैं और दूसरी ओर एक ही प्रकार्य की पूर्ति के लिए विकल्प भी उपलब्ध हो सकते हैं। मर्टन ने इस बात पर जोर दिया कि प्रकार्यों द्वारा सेवित सामाजिक इकाइयों का विशेष रूप में स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्योंकि कुछ इकाइयों के विविध प्रकार्य भी हो सकते हैं और जिनके कुछ परिणाम अकार्यात्मक भी देखे जा सकते हैं, वो इसको आदर्शात्मक नहीं मानते हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं मर्टन द्वारा प्रकार्य के कौन कौन से स्वरूप बताए गए। मुख्य रूप से आप उसको पहले बिंदुओं में ध्यान रखें। प्रकार्य, अकार्य, नकार्य, प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य। इनमें से देखिए प्रकार्य, अकार्य और नकार्य ये तीनों अपनी जगह हैं, पर दूसरा भाग जो है वो प्रकार्य के भी दो प्रकार हो सकते हैं, प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकार्य की कि प्रकार्य किसे कहा जाता है। प्रकार्य वे निरीक्षित परिणाम हैं जो कि एक व्यवस्था विशेष के अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि किसी व्यवस्था विशेष के अनुकूलन को या उसके सामंजस्य को संभव बनाना, उसको सकारात्मक योगदान देने वाले जितने परिणाम हैं वो प्रकार्य कहे जाएंगे। दूसरा स्वरूप है अकार्य, इसे हम दुष्कार्य भी कहते हैं। अकार्य वे निरीक्षित परिणाम हैं जो कि व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं, अर्थात नकारात्मकता छिपी होती है वे उसको कम करते हैं, दुर्बल बनाते हैं। तीसरा स्वरूप है नकार्य। नकार्य वे परिणाम हैं जो व्यवस्था में न तो अनुकूलन करते हैं, न उनकी गति कम करते हैं, बल्कि व्यवस्था में सिर्फ बने रहते हैं। अगला जो मैंने आपसे कहा कि प्रकार्य के भी दो रूप हम देख सकते हैं, प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य। इसमें से जो प्रकट प्रकार्य है वो निरीक्षित परिणाम है जो कि व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य में अपना योगदान देते हैं और जो कि व्यवस्था में अंश ग्रहण करने वालों द्वारा मान्य भी होते हैं और इच्छित भी होते हैं। दूसरी ओर देखिए अप्रकट प्रकार्य क्या होते हैं, वो न तो मान्य होते हैं और न ही इच्छित ही होते हैं। आगे हम चलें, इसके बाद मर्टन का प्रकार्यवाद में क्या योगदान रहा है। देखिए, मर्टन ने प्रकार्यवाद के तत्वों की अपरिहार्यता को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं मानना चाहिए। प्रकार्यों को पूरा करने के लिए समाज में कुछ निश्चित सांस्कृतिक या सामाजिक तत्व अनिवार्य आवश्यक हैं, लेकिन इससे ये नहीं मान लें कि प्रकार्य अपरिहार्य हैं। अपरिहार्य अर्थात उसके बिना कार्य ही न चले, ये तो आवश्यकताओं के द्योतक होते हैं। मर्टन का कहना है जिस प्रकार एक इकाई के अनेक प्रकार्य हो सकते हैं, उसी प्रकार एक समान प्रकार्य कई भिन्न प्रकार की वैकल्पिक इकाइयों द्वारा किए जा सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं। मर्टन ने प्रकार्यवाद में एक रूपावली दी जिससे कि हम आगे अध्ययन कर सकते हैं। मर्टन से पहले समाजशास्त्रियों ने प्रकार्यवाद के संबंध में विचार व्यक्त किया था कि समाज की सभी इकाइयां किसी न किसी विशेष तरह के कार्य करती हैं और ये सभी इकाइयां सामाजिक व्यवस्था के लिए कार्य करती हैं।
और समाजशास्त्रियों की इस विचारधारा को मर्टन ने स्वीकार नहीं किया। मर्टन ने अपना योगदान दिया। वो कहते हैं प्रकार्य का विभाजन है, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि प्रकार्य है, अकार्य है, नकार्य है, प्रकट प्रकार्य है और अप्रकट प्रकार्य है। उनकी परिभाषा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके बाद गोचर एवं अगोचर प्रकार्य, इसे आप प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य भी कह सकते हैं। तीसरा है प्रकार्यों का सामाजिक व्यवस्था में महत्व। मर्टन का कहना है कि प्रकार्य सामाजिक व्यवस्था को संगठित और व्यवस्थित बनाने वाले कार्य हैं और इसका समाजशास्त्र में प्रकार्य का बहुत महत्व है। दूसरी ओर प्रकार्य और दुष्कार्य का ज्ञान। मर्टन ये कहते हैं कि प्रकार्य एवं अकार्य या दुष्कार्य का पता अथवा ज्ञान किया जा सकता है। अगले पांचवें बिंदु में वो बताते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकार्य की उत्पत्ति में इन दोनों ही तत्वों का सहयोग रहता है और साथ ही साथ तत्व प्रशंसनीय भी होते हैं। छठा बिंदु है प्रकार्यात्मक एकता। समाज में एकता बनाए रखने हेतु प्रकार्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह एक प्रयोग सिद्ध संगठन है। प्रकार्यात्मक विपरीतता। इस सातवें बिंदु में मर्टन कहते हैं कि एक रीति रिवाज एक समाज में संगठन, व्यवस्था और प्रकार्य उत्पन्न करता है, पर वही रीति रिवाज किसी दूसरे समाज में विघटनकारी तत्वों को भी जन्म दे सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व सदैव प्रकार्य को ही जन्म नहीं देते, वे दुष्कार्य के जन्म का कारण भी बन सकते हैं। आठवां बिंदु है सार्वभौमिक प्रकार्यवाद के प्रत्यय में परिवर्तन। मर्टन की यह देन भी है कि सार्वभौमिक प्रकार्यवाद के प्रत्यय में परिवर्तन पक्षपाती है। एक समाज के प्रकार्यों को दूसरे समाज पर लागू होना कभी भी जरूरी नहीं है। नवां बिंदु अनेक विकल्पों का सिद्धांत। मर्टन कहते हैं कि समाज की एक ही इकाई के कई प्रकार्य हो सकते हैं, पर दूसरी ओर आप ध्यान दें कि एक प्रकार्य को करने के लिए हमारे पास अनेक विकल्प भी मौजूद हो सकते हैं। जैसे समाज में नियंत्रण करना है, उसके लिए हमारे पास हमारे घरों से शुरू करें तो परिवार है, परिवार के बाद समाज, समाज के बाद आप देखिए तो न्यायालय है, पुलिस है, सेना है, बहुत सारी ऐसे हैं जिनसे हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प भी मौजूद हो सकते हैं। 10वां बिंदु है सामाजिक इकाइयों का स्पष्टीकरण। सामाजिक इकाइयों के प्रकार्य अकार्य भी हो सकते हैं, इसलिए मर्टन ने कहा कि सामाजिक इकाइयों का विश्लेषण बहुत सटीक और स्पष्ट रूप से होना चाहिए, जिससे ये ज्ञात किया जा सके कि किसी समाज में वो प्रकार्य कर रही है या अकार्य कर रही है। अब आप इस पूरे अध्याय को एक बार प्रश्नों के रूप में समझें। प्रकार्यवाद की मर्टन की अवधारणा का विवेचन कीजिए। मर्टन द्वारा दिए गए प्रकार्य के स्वरूप बताइए। मर्टन का प्रकार्यवादी सिद्धांत विस्तार से उल्लेखित कीजिए। धन्यवाद।